नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम खेत खलिहान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। खेत खलिहान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि संबंधी तमाम विशेष जानकारियां देते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज़्यादा आसान हो सके। आज हम बात करने वाले हैं कृषि में MSP के बारे में, साथ ही बात होगी बेल वाली सब्जियों की देखरेख की और जानेंगे बोर्डो पेस्ट बनाने की विधि। तो आइए इन तमाम जानकारियों के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का खेत खलिहान कार्यक्रम। MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि जिन्सों की कीमतों में भारी गिरावट आने पर सुरक्षा प्रदान करती है और नुकसान से बचने का भी माध्यम है। यानी जब बाजार मूल्य घोषित MSP से कम हो जाता है तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद करती है। भारत सरकार साल में 2 बार 23 वस्तुओं पर MSP निर्धारित करती है, एक तो रबी की फसल पर और दूसरा खरीफ की फसल पर। तो वहीं दूसरी ओर ये अफवाह भी है कि MSP समाप्त होने वाली है, लेकिन सरकार ने इन अफवाहों को खारिज घोषित किया है और साथ ही ये भी बताया है कि पहले की तरह MSP जारी रहेगी। MSP के मुख्य रूप से 2 उद्देश्य हैं। भाव में दबाव के दौरान किसानों की सहायता करना और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न खरीदना। मोदी सरकार ने पिछले 6 साल के दौरान MSP में काफी बढ़ोतरी की है, जिससे उत्पादन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP कुछ कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। वो कारक इस तरह से है: विशेष जीन्स या जीन्सों के समूहों की अर्थव्यवस्था की संपूर्ण संरचना, उत्पादन लागत, आदानों की कीमतों में बदलाव और इनपुट आउटपुट मूल्य समानता। इनके अलावा मंडी की कीमतों में रुझान, मांग और आपूर्ति, अंतर फसलन मूल्य समानता और औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव भी इन कारकों में शामिल है। साथ ही जीवन यापन की लागत पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति, किसानों की ओर से भुगतान की गई कीमतों और प्राप्त कीमतों के बीच समानता के अलावा जारी कीमतों पर प्रभाव और राज्य सहायता के लिए बाधाओं की भी MSP निर्धारण में विशेष भूमिका है। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों और दूसरे संगत मंत्रालयों की राय को ध्यान में रखते हुए MSP का निर्धारण करती है। आमतौर पर आकलन 3 तरह की गणना पद्धतियों पर आधारित होता है। इन्हें A2 पद्धति, A2+FL पद्धति और C2 पद्धति कहा जाता है। गणना के बाद MSP प्राप्त रकम से 50% अधिक होती है। सरकार फसलों का उत्पादन सुनिश्चित करने और इसे बढ़ावा देने के लिए ओपन इंडेड MSP नाम की एक उदार खरीद नीति अपनाती है। ओपन इंडेड MSP में कोई खरीद लक्ष्य नहीं है। इसके बजाय सरकार FCI जैसी खरीद एजेंसियों को MSP पर खरीद करने की अनुमति देती है। 2016-17 के दौरान देश भर में 20,50,000 किसान MSP से लाभान्वित हुए थे। 2018-19 में ये संख्या बढ़कर 39,80,000 हो गई। सरकार समिति की ओर से दी गई सिफारिशों के आधार पर MSP को निर्धारित करती है। CACP ने वर्तमान में 23 जिन्सों के लिए MSP की सिफारिश की है, जिनमें 7 अनाज, 5 दलहन, 7 तिलहन और 4 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। अनाज में धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी। दलहन में चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। तिलहन में मूंगफली, रेपसीड, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, कुसुम और रामतिल। वाणिज्यिक फसलों में कोपरा, जूट, कपास और गन्ने के नाम शामिल हैं। इसी बीच आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है और सीजन की सभी अधिसूचित फसलों की MSP को बढ़ा दिया है। मसूर में तो पिछले साल के मुकाबले 300 रुपए की भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद 2021-22 के लिए इसका समर्थन मूल्य 5,100 रुपए हो गया है। 2014-15 में ये महज 3,075 रुपए था। चने का समर्थन मूल्य 1,725 रुपए से बढ़कर 5,100 रुपए हो गया है। इस तरह पिछले 6 साल के दौरान कुल बढ़त 1,925 रुपए हो चुकी है।
वहीं 6 साल के दौरान गेहूं में 525 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और अब ये 1975 रुपए हो गई है। जौ का 450 रुपए से बढ़कर 1600 रुपए और सरसों का 1550 रुपए की वृद्धि के साथ 4650 रुपए हो चुका है। खरीफ फसलों की बात करें तो ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 1400 रुपए से बढ़कर 1888 रुपए, जबकि सामान्य धान का 1360 रुपए से बढ़कर 1868 रुपए हो गया है। इसके अलावा मक्का का समर्थन मूल्य 1310 रुपए के मुकाबले 1850 रुपए, अरहर का 4350 रुपए से बढ़कर 6000 रुपए, मूंग का 4600 रुपए से बढ़कर 7196 रुपए और उड़द का 4350 रुपए से बढ़कर 6000 रुपए हो गया है। तो अभी आपने कृषि में एमएसपी के बारे में जाना। इसके साथ ही कार्यक्रम खेत खलिहान में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपनी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बेल वाली सब्जियों की देखरेख की। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि बेल वाली सब्जियों की खेती करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनकी ठीक प्रकार से देखरेख करते हैं, जब आप उसमें ठीक प्रकार से कृषि कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर बाजार मूल्य भी आपको अच्छा प्राप्त होता है। तो किस तरह से बेल वाली सब्जियों की देखरेख आपने करनी है, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। जैसे कि हम समय समय में बताते रहते हैं, उत्तर भारत के मैदानी इलाके में बेल वाली सब्जियों के हम 2 फसलें ले सकते हैं। पहला फसल जो प्रमुख फसल है उसको, जो कि बसंत ग्रीष्म ऋतु की फसल है, उसको हम यही सुझाव देते हैं कि किसान भाई फरवरी के आखिर में या मार्च में बुआई करें। जो दूसरी फसल है जो कि अभी आपके खेत में है वो है खरीफ की फसल या बरसात की फसल। इस फसल में बरसात के महीने में जो फसल लगती है, जो खरीफ की फसल जो लगती है, उसमें कई तरह की बीमारी आ जाती है, ज़रा कठिन है, कई तरह के कीट आ जाते हैं। तो किसान भाइयों को मैं यही सुझाव दूंगा, जो भी बात मैं कहूँगा अगर उसमें आप वो ध्यान दें तो इस मौसम में भी वो काफ़ी अधिक उपज लेके और अधिक आमदनी इस बेल वाली सब्जियों को बेच के कमा सकते हैं। देखिए, पहली बात तो हम हमेशा यही सुझाव देते हैं कि इस मौसम में अगर आपके पास साधन है तो आप मचान में लगाइए। जैसे कि आप देख रहे हैं मचान में, पहले तो किसान भाई मचान जो बनाते थे वो बांस का बनाते थे, तो हम ये सुझाव देंगे कि हमने अपनी ये टेक्नोलॉजी निकाली है, अब पीवीसी पाइप का मचान बनाइए और मचान में जो भी बेलें हैं उसको आगे बढ़ाइए। तो इसमें फ़ायदा ये है, एक तो आपका फल बिल्कुल सीधे मिलेंगे और फल की गुणवत्ता भी अच्छी होगी, क्योंकि मचान में जो प्रकाश है, जो सूर्य की रोशनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, जिसमें आपके फल का जो गुणवत्ता या रंग जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बीमारियां भी काफ़ी कम लगती है इसमें। लेकिन अगर किसी किसान भाइयों के पास ये साधन नहीं है तो जैसे हम बताते हैं नाली तथा थाल पद्धति जो है, नाली तथा थाल पद्धति से भी आप इस मौसम में जो है बेल वाली सब्जियों को लगा सकते हैं। लेकिन आपको कुछ बात का ध्यान देना पड़ेगा। एक तो है कि जब आपने नालियों में जो मेड़ में नीचे जो थाल बनाया है तो समय समय के साथ ये देखा जाता है कि ये जो मेड़ है वो नीचे आ जाते हैं और उसमें जड़ें बाहर आ जाती है। तो आपको मिट्टी चढ़ाना है, जड़ों को खुले में नहीं रहने देना है। अगर आप खुले में रहने देंगे तो उसमें पौधों के मरने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात, आपको खेत को साफ़ रखना है। खेत में किसी भी तरह के खरपतवार को आप पनपने ना दें, क्योंकि खरपतवार से कई तरह के कीड़े हैं जो कि वायरस की बीमारी फैलाते हैं। तीसरी बात है कि जैसे कि देखिए अभी का जो समय है, कभी भी बारिश आ सकती है। तो अगर बारिश आ जाए तो आप क्योंकि जो नाली तथा थाल पद्धति हम यही सुझाव देते हैं कि जो नालियों के बीच में जो सतह है उसमें आपकी बेल फैलती है। तो अगर काफ़ी ज़्यादा बारिश आ जाए तो वो जो फल जो है उसमें अगर वो बारिश का पानी रह जाए काफ़ी देर तक और आपने पानी नहीं निकाला या निकास का उचित प्रबंध नहीं रखा तो फल जो है वो गल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अब बारिश काफ़ी कम हो रही है तो किसान भाई खेत को सूखा छोड़ देते हैं।
और फिर एकदम पानी दे देती है या एकदम बारिश आ जाती है, तो उसमें फल के फटने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि खेत में नमी रखें, पर्याप्त मात्रा में नमी रखें, इस बात का आप ध्यान दें। जहाँ तक रहा पादप सुरक्षा की बात, क्योंकि इस मौसम में जो है वातावरण में नमी बहुत ज़्यादा होती है और तापमान भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो कई तरह की बीमारियाँ, कई तरह के कीड़े इस मौसम में पौधों को, बेल वाली सब्जियों के पौधों को नुकसान कर सकती है। तो पहले जो एक कीड़ा होता है जिसे हम कहते हैं कद्दू का लाल भृंग, रेड पम्पकिन बीटल, हालांकि अभी इसकी जो संभावना काफ़ी कम है, ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकती, फिर भी एहतियात के तौर पे किसान भाई एक दवा आती है मार्शल, 1 ml पर लीटर आप इसका घोल बनाइए और छिड़काव कीजिए। इसके बाद इस समय जो, क्योंकि अभी जो है देखिए फल आ चुके हैं आपके, तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि किसान भाई निरंतर फल तोड़ाई करते रहे। मतलब आप जितना ज़्यादा तोड़ोगे उसमें आपको उतना ज़्यादा उपज मिलेगी, और अगर आपने नहीं तोड़ा तो जो पहले जो फल बन गए हैं वो दूसरे फल को बनने नहीं देगी। तो इस समय जो, क्योंकि आपके खेत में फल है, तो इस समय एक फल छेदक मक्खी होती है जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, वो आ जाती है। तो मैं इस समय आपको ये सुझाव नहीं दूंगा किसी कीटनाशक दवा का प्रयोग करें, लेकिन आप नीम का तेल जो होता है 2% या नीम का काढ़ा जिसे हम कहते हैं नीम सीड कर्नाल एक्सट्रैक्ट 5%, इसका घोल बना के आप छिड़काव कर सकते हैं। और कोई भी आपको अगर ऐसा फल मिले जिसके अंदर ये जो मक्खियाँ घुसी हुई है, छेद कर रखी है, मतलब उसके अंदर वो ये फल छेदक मक्खियाँ है, उसको आप तोड़िए और किसी दूर जाके गड्ढे में दबा दीजिए। एक फेरोमोन ट्रैप है, जैसे कि हम दिखाते रहते हैं, हमारे जो कीट विज्ञान विभाग में ये उपलब्ध है। इसके अलावा आजकल मार्केट में भी मिल रहा है ये फेरोमोन ट्रैप का आप इस्तेमाल कीजिए। और आगे जो है कि इस मौसम में वायरस की बीमारी भी बहुत आती है, और जैसे मैंने आपको बताया कि वायरस को जो फैलाती है वो सफ़ेद मक्खी या चेपा फैलाती है। तो आपको एक तो मैंने पहले जैसे बताया कि खेत को साफ़ रखना है, क्योंकि ये जो भी ये सफ़ेद मक्खी या चेपा ये खरपतवार में पनपती है, तो खेत को सफाई रखनी है। दूसरी बात है, इस समय मैं आपको कहूँगा कि किसी तरह का कीटनाशक दवा नहीं इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, नीम का तेल 2% या नीम का काढ़ा 5% आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खेत को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर रोगग्रस्त आपको पौधा मिले उसको उखाड़ना है और दूर गड्ढे में जाके दवा देना है। जैसे हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि किसान भाई इस समय जो है पीला ट्रैप होता है वो इस्तेमाल करें, जो कि ये सफ़ेद मक्खी या चेपा को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, वो जाके चिपक जाते हैं। साथ साथ अगर अभी नहीं किया तो आगे ध्यान रखें कि जब भी बरसात में आप कद्दू वर्गीय सब्जियों का उगाएं तो खेत के चारों तरफ आप मक्का लगा दीजिए। मक्का जो है एक ट्रैप क्रॉप का काम करता है। जहाँ तक रही बीमारियों की बात, तो इस मौसम में क्योंकि वातावरण में नमी ज़्यादा है, तापमान बहुत ज़्यादा है, तो इस समय एक बीमारी आ जाती है जिसे हम कहते हैं मृदुला आशिता या डाउनी मिल्ड्यू। इसका जो इसमें ऐसे पत्ते के ऊपर पहले हल्के पीले धब्बे पड़ जाते हैं, बाद में पूरा पत्ता पीला हो जाता है और उसके बाद नीचे सतह पे भूरे रंग के पाउडर आपको मिलेंगे। तो ये डाउनी मिल्ड्यू बहुत ज़्यादा आता है और इसके स्पोर जो है हवा में तैरते हैं। तो इसके लिए आपको एक दवा है रिडोमिल गोल्ड, ये 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको इसका छिड़काव करना है। और आगे जो दूसरी बीमारी है, कभी कभी इस समय आ सकती है कि कभी कभी विल्ड भी आ जाती है इस मौसम में, तो उसके लिए आप एक कैफ्टॉप दवा होती है, 2 ग्राम कैफ्टॉप प्लस और उसके साथ ब्लाइटॉक्स 3 ग्राम ब्लाइटॉक्स प्रति लीटर पानी में आप घोल बनाएं और जड़ों को नहलाएं। फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप खेत को साफ रखें, जब जितनी ज़रूरत पड़े उतनी कीटनाशक की दवाई करें, खासकर आप नीम बेस्ड जो भी कीटनाशक दवा है उसका इस्तेमाल करें, और खेत में पानी जमने ना दें, पहली बात। और दूसरी बात कि एकदम जब खेत सूखा हो उसके बाद तुरंत पानी ना दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो भी चीज़ मैंने बताया है आप इसको फॉलो करोगे। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा किसान भाइयों को, क्योंकि बहुत किसान भाई इस बारे में जानकारी नहीं है कि अभी आप तोड़ रहे हैं, आप जैसे मैंने बताया आप निरंतर तुड़ाई करते रहिए, फिर आप इनको आप ग्रेडिंग कीजिए साइज़ के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से। जो सीधा फल है उसको एक रखिए। फिर आप जो है, कई बार हमने देखा किसान भाई बोरियों में लाद के चले जाते हैं, उसमें छिलकों में दाग आ जाता है, फल की कीमत कम मिलती है, गुणवत्ता बहुत ख़राब हो जाता है, क्वालिटी फलों की ख़राब हो जाती है। तो आप या तो ट्रे प्लास्टिक के ट्रे में ग्रेड करके लगाए, या तो टोकरियों में आप ग्रेड करके रखें, ग्रेड करके पौधों को रखें और मंडी में भेजें।
तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी बात मैंने कही है, किसान भाइयों ने जो सुझाव मैंने दिया है, किसान भाई इसका ध्यानपूर्वक किसान भाइयों ने सुना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ इसको अगर ये सुझाव का उन्हें माने तो आपको इस मौसम में भी काफ़ी अधिक उपज मिलेगी, साथ साथ काफ़ी अधिक आमदनी मिलेगी। तो अभी आपने बेल वाली सब्जियों की देखरेख के बारे में जाना। इसके साथ ही कार्यक्रम खेत खलिहान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब बोडो पेस्ट बनाने की विधि के बारे में देखते हैं कुछ खास बातें। बोडो मिक्सचर आज भी एक ऐसा केमिकल है जो हम अपने खेतों में जिस दिन इस्तेमाल करना है उसी दिन बनाते हैं, और ये बहुत सारे कवक, बैक्टीरिया, जीवाणु उनका रोकता है, उनकी बीमारियां जो होती हैं उनसे रोकता है उनको, और कुछ कीटक जो है वो आ नहीं पाते, मारता तो नहीं है पर जब हम इसका स्प्रे लेते हैं तो वो उनको आने नहीं देता। इसीलिए बोडो मिक्सचर दो तरीके से दो डोज पे इस्तेमाल होता है। 1% जब हमारा रेस्ट पीरियड में होता है और 0.5% आधा % जब हम बाहर पकड़ते हैं। तो 1% बोडो मिक्सचर कैसे बनाया जाता है उसका हम बताएंगे। जैसे कि 100 लीटर पानी है तो उसमें आपका 1 किलो कॉपर सल्फेट पड़ता है। पर कई लोग क्या करते हैं, 1% बनाने के लिए चूना जो है वो भी 1 किलो डालते हैं, जो कि गलत है। तो चूना 1 किलो डालने की जगह आपको लगभग 275 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक लग सकता है। वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका पानी का पीएच कैसा है, आपका जो ये चूना है वो प्योर है कि उसमें कुछ कमी है। तो उसके ऊपर आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको 275 ग्राम लगेगा, 300 लगेगा या उससे ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए क्या करना है, रात को जिस दिन आपको स्प्रे करना है उससे एक दिन पहले रात को जैसे 15 लीटर पानी में आपने 1 किलो कॉपर सल्फेट भिगो दिया, अलग से 15 लीटर पानी लीजिए, उसमें आप लगभग 300 ग्राम या 350 ग्राम चूना भिगो दीजिए। दोनों को अलग अलग आपने भिगो दिया। फिर अगले दिन सुबह आप उसको मिक्स करिए, मिलाने के बाद उसको छान लीजिए, और छानने के बाद आप उसको अलग से एक ड्रम लीजिए या फिर ट्रैक्टर में जो टैंकर है उसी में डायरेक्टली आप मिक्स कर सकते हैं। तो जो बाकी पानी है, जैसे कि आपने 15-15 लीटर पानी लिया है दोनों के लिए, तो 30 लीटर पानी ये हो गया। बाकी का 70 लीटर पानी आप तीसरे ड्रम में डालिए या फिर टैंकर में डालिए, और उसमें फिर दोनों को एक साथ डालना है और अच्छी तरह से लकड़ी के डंडे से या उसमें अगर मिक्स करने के लिए मोटर लगी है तो उससे आपको मिक्स करना है। जब वो मिलाएंगे आप उसको अच्छी तरह से आप लगभग 20-25 मिनट मिलाइए। मिलाने के बाद आप उसमें पीएच चेक करिए। पीएच इसका 7 होना चाहिए। अगर इसका पीएच 7 नहीं है तो आपका जैसे कि 7 के नीचे है, इसका मतलब उसमें कॉपर ज़्यादा है और वो आपके पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब आप टैंकर में डालते हैं तो लगभग आधा लीटर सॉल्यूशन आप जो है आधा लीटर कॉपर सल्फेट का और आधा लीटर चूना का सॉल्यूशन अलग से बचा लीजिए पीएच ठीक करने के लिए। तो जब आपने मिक्स करने के बाद पीएच चेक किया, पीएच चेक किससे करेंगे? कई लोग इस्तेमाल करते हैं पीएच पेपर का और कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं पीएच मीटर का। तो अगर आप पीएच मीटर का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा है, क्योंकि पीएच पेपर में एकदम सही पीएच नहीं आता है, या उसका बहुत हाई क्वालिटी का पीएच पेपर लेंगे जो कि महंगा होता है, उतने में आपका पीएच
मीटर जो है वो आप खरीद सकते हैं। तो पीएच मीटर आप ले लीजिए, लगभग 800 रुपये से लेके 1500 रुपये में आ जाता है वो, और आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो आप पीएच मीटर से पीएच चेक करिए। पीएच अगर 7 से ऊपर चला गया तो इसका मतलब उसमें चूना ज़्यादा है। उसमें फिर आपको जो आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बचाया है उसको आपने धीरे धीरे डाल के मिलाना है और पीएच चेक करना है। जब पीएच 7 आ गया तो उसको रोक देना है। फिर अगर मान लीजिए आपका पीएच नीचे चला गया 7 से, तो इसका मतलब उसमें कॉपर ज़्यादा है। उस समय आपको चूने का सॉल्यूशन मिक्स करना है थोड़ा थोड़ा करके और हिलाते रहना है, और जब पीएच 7 हो जाएगा तो आपको उसको रोकना है। तो जब ये आपका मिक्सचर बन गया, इसका इस्तेमाल आपको उसी दिन करना है। बोर्डो मिक्सचर का ये है कि आपने अगर अगले दिन रख दिया तो उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो असर है वो कम हो जाता है। इसीलिए बोर्डो मिक्सचर को हम कहते हैं आप खुद बनाइए और खुद उसका उसी दिन स्प्रे करिए। आजकल मार्केट में कई बारी लिक्विड वाले बोर्डो मिक्सचर मिल रहे हैं, उनका इफ़ेक्ट आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। आप पाउडर लीजिए और ख़ुद बनाइए। पाउडर में भी आजकल आ रहा है 1 किलो का पैकिंग कॉपर सल्फेट और उसके साथ लगभग 400 ग्राम का पैकिंग आपका चूना का मिलता है। तो वो पैकेट आप लीजिए और ख़ुद बनाइए और उसको उसी दिन स्प्रे कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है, आपने बना के रख दिया पर अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपके ट्रैक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, स्प्रेयर में प्रॉब्लम हो गई या बारिश आ गई, तो आप कर नहीं सकते। अब उसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है अगले दिन, उसके लिए आप 50 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसमें गुड़ डाल दीजिए। अगर आप गुड़ डाल देते हैं तो 1 दिन के लिए आप उसको रख के अगले दिन स्प्रे कर सकते हैं। हालांकि इसका भी असर जो पहले दिन स्प्रे करेंगे उससे कम होगा, पर फिर भी वो काम करेगा। तो इस प्रकार आप अपना बोर्डो मिक्सचर बना के अपने कम खर्चे में अपने कोई भी क्रॉप को, आपका चाहे अनार हो, हम लोग कहते हैं कि महीने में 1 बारी कॉपर का स्प्रे हो, उसमें से ये बोर्डो मिक्सचर का जो है 1% का स्प्रे रेस्ट पीरियड में और 0.5 मतलब .5% का स्प्रे जब हम बाहर पकड़ते हैं तब हम हर महीने में कम से कम 1 स्प्रे इसका ले सकते हैं। दूसरा, हम बोर्डो पेस्ट 10% बनाते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब आप प्रूनिंग करते हैं, जो कट एजेस होते हैं, मतलब कि जहाँ से कट किया गया है वहाँ से कोई भी कवक, कोई भी बैक्टीरिया अंदर जाके नुकसान पहुंचा सकता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ने किसी बीमार पौधे का प्रूनिंग किया है, उसके बाद एक स्वस्थ पौधे का प्रूनिंग करने जा रहे हैं, तो वो बीमारी वाले पौधे से वो अच्छे वाले पौधे में चला जाता है, तो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। उसके लिए हम कहते हैं कि जब भी आप प्रूनिंग करते हैं तो बोर्डो पेस्ट ज़रूर लगाइए। तो जब आप प्रूनिंग करते हैं साथ साथ बोर्डो पेस्ट लगाना है, या फिर जो रेस्ट पीरियड होता है और मिट्टी में शॉर्ट होल बोरर, स्टेम बोरर, ये जो कीड़े होते हैं तने के ऊपर छेद कर देते हैं, उसको रोकने के लिए भी बोर्डो पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो 10% बोर्डो पेस्ट बनाना है। 10% बोर्डो पेस्ट के लिए आपको क्या करना है, 10 लीटर पानी लेना है, 1 किलो कॉपर सल्फेट और 1 किलो चूना। इसमें आपको 300 ग्राम नहीं लेना, इसमें आपको दोनों चीज़ें 1-1 किलो लेना है और 5-5 लीटर पानी में अलग अलग रात को भिगो देना है। 5 लीटर पानी में कॉपर सल्फेट भिगोइए और 1 किलो कॉपर सल्फेट 5 लीटर पानी में और 1 किलो चूना 5 लीटर पानी में रात को भिगो दीजिए और उसको अगले दिन दोनों को एक साथ डालिए और मिक्स कर दीजिए। थोड़ी देर आप मिक्स करेंगे तो वो एक गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। इसमें अगर आप रात को भिगोएंगे नहीं, सुबह भिगोएंगे और पेस्ट बनाएंगे उसी समय, तो पेस्ट पतला बनता है। इसीलिए इसको रात को भिगोइए और सुबह उसको पेस्ट बनाइए। और जब आप ये बोर्डो पेस्ट लगाते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 ml प्रति लीटर, मतलब 10 लीटर में 20 ml क्लोरोपाइरिफॉस का मिक्स कर सकते हैं, ताकि ये जो आपके जो स्टेम बोरर और शॉर्ट होल बोरर कीड़े हैं उनसे आपका नुकसान नहीं होता है। और उसका इस्तेमाल आप जब प्रूनिंग करते हैं तब करिए। और साल में 2 बारी स्टेम पेस्टिंग 1.5 से 2 फीट तक आप इसको पेस्टिंग करिए। तने को मिट्टी के लेवल से लेके लगभग 1-1.5 या 2 फुट तक भी आप उसको कर सकते हैं। इससे स्टेम बोरर और शॉर्ट होल बोरर जो होता है उसका नुकसान नहीं होता।
तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने बोडो पेस्ट बनाने की विधि के बारे में जाना। अपने आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको बेल वाली सब्जियों की देखरेख के बारे में भी बताया और साथ ही कृषि में MSP के बारे में भी आपको जानकारी दी। उम्मीद करेंगे कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। आज के खेत खलिहान में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।